सर वो कल वाली वीडियो प्लीज अपलोड कर देना आप चैनल पे। जी जी श्योर। आज मैं बता रहा हूँ ना, कल इंटरनेट के इश्यूज थे तो आई मीन कुछ भी नहीं हो सका, ज्यादा खास जी खातर था काम, ठीक है। तो अपलोड भी नहीं हुआ। आज मैं इंशाल्लाह कर दूंगा दोनों। सो नाउ इफ आई रन इट npm start, हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यानी जिनके बगैर हम रिएक्ट में नहीं चल सकते, वो हैं स्टेट्स और प्रॉप्स। तो हमने स्टेट्स और प्रॉप्स भी पढ़ लिए, और ES6 के जो फीचर्स हमें रिक्वायर्ड थे वो भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिए। मतलब मजीद ज़ाहिर है जो जो आगे आते जाएंगे उनको हम वो करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अभी मैं ज़रा इसको मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने लगा हूँ। हमारी जो स्टेट है, स्टेट हैंडलिंग है, यहाँ पे मैं दो, पहले मैं ये काम करता मतलब अभी मैंने ये काम किया कि लेट्स सी, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया या एक अरे बनाई और उसको एज अ प्रॉप पास किया होम के कंपोनेंट में। अब मैं लेट मी डू दैट, मैं यहाँ पे लेट सपोज एक अरे बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स कह लें, यूजर्स कह लें। हमें ये कहा था कि हमारे पास स्टेट में एक अरे भी हो सकती है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी अरे नेस्ट हो सकती है, यानी हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने डेटा स्टोर करने के लिए पढ़े हैं उनको मिक्सअप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, चूंकि हम रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा एपीआईज के साथ काम करते हैं, यानी इनफैक्ट रिएक्ट में हम एपीआईज को कंज्यूम करते हैं और एपीआईज हमें बैकएंड से या तो हम अपनी एपीआईज लिखकर उनको कंज्यूम करते हैं या हम थर्ड पार्टी एपीआईज को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपको एपीआई का आइडिया, दोनों मुझे काइंडली बता दें कितना एक है एपीआईज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर या मुझे मैंने एक्सप्लेन किया करने की हुआ है जरूरत है? एपीआई पे वर्क किया हूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर होगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ठीक, है उस तरह से। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। सर तो मैं, मैंने iOS आप, में जी सारे एपीआईज पे काम किया हुआ है, बैकएंड से और डाटा लेके आइडिया है, आना। एपीआईज का जी आइडिया है बिल्कुल वैसे आइडिया कैसे सर, काम यस करती हैं, सर। कैसे ऑपरेट करते हैं? चले परफेक्ट, मैं हल्का सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता। जी बेसिकली ठीक है। इसकी बड़ी लेमेन और रफ सी एग्जांपल आप यूं समझ सकते हैं कि ये मेरे इस सिस्टम में ये वेदर अपडेट्स आ रही हैं। गॉट इट? अब आप अगर देखें तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ तो बेसिकली ये एक पूरी वेबसाइट है बिहाइंड द सीन, जिसपे पूरी की पूरी वेदर की अपडेट्स या रिपोर्ट्स जो है वीकली बेसिस पे, अर्ली बेसिस पे, 10 डेज की बेस पे, मंथली। और ये जो विंडोज का सॉफ्टवेयर चल रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर, ये एक अलग एप्लीकेशन है। यानी एक एप्लीकेशन वो है जो हमने कहा MSN, वो वेब ऐप है, और एक ये मेरी विंडोज की ऐप है। तो नॉर्मली हमारी विंडोज की या हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे कोई सेंसर सेंसर फिट नहीं होते कि जो सराउंडिंग के वेदर को कैप्चर करे, या इनफैक्ट आप दुनिया में किसी भी मुल्क के वेदर की अपडेट ले सकते हैं बेस्ड ऑन आपने कौन सा कंट्री, ये कौन सा सिटी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जैसे ये रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान, तो यहाँ आप कॉन्फ़िगर करते हैं यूएस, तो यहाँ आपको यूएस की अपडेट देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोकल सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिसमें विंडोज की बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें कोई ऐसे सेंसर सेंसर नहीं है कि जो डाटा वेदर का पिक करके खुद यहाँ अपडेट करेगा। तो ऐसे बेशुमार केसेस होते हैं कि जब, हाँ, हम यूज केसेस होते हैं कि जब हमारी दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है। अब मेरी विंडोज में जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि वो वेदर की अपडेट्स को खुद पिक कर सके सेंसर सेंसर, तो इसका मतलब ये है कि ये विंडोज किसी और एप्लीकेशन से लिंक हुई हुई है और उसके साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रही है और अपने आप को अपडेट कर रही है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। वो इंटरवल डिफाइन किया जा सकता है कि हर 5 सेकंड के बाद अपडेट लेके आए, हर 10 सेकंड के बाद लेके आए, 1 मिनट के बाद लेके आए, 10 मिनट के बाद लेके आए, 15 मिनट लेके आए। जो सॉफ्टवेयर लिखने वाले हैं वो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बड़ी लेमेन वाली डेफिनेशन एपीआई ये है कि एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द वे that allows to, तो इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है। एंड नॉट ओनली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा। यानी जब मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डेटा ही कर रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहा हूँ और आप उसको गेट कर रहे हैं, तो और आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसको गेट कर रहा हूँ। सो दिस इज द टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब भी लफ्ज आए तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजिंग द डेटा और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। तो
API is the modern way, or you can say a most modern way through which two or more than two applications communicate with each other to exchange the data. और वो डाटा किसी भी नेचर का हो सकता है. इस केस में ये वेदर का डाटा है, आप कोई भी और बहुत सारे डाटा दे सकते हैं. और दो बड़े पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं. ये तो होगी API की डेफिनेशन. इस ये क्लियर हो गई है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना कि बाय डेफिनेशन API को इस तरह डिफाइन करते हैं कि दो एप्लीकेशंस की में कम्युनिकेशन और डाटा एक्सचेंज. अब वो डाटा किस फॉर्मेट में एक्सचेंज होता है? दो बड़े पॉपुलर और फेमस डाटा फॉर्मेट्स हैं जिनके थ्रू हम हेलो हेलो जी सर आपकी आवाज कट दो बड़े मैंने आखिरी डेफिनेशन जो बताई है API की, वो सुनिए ना आपने कि API इज अ वे थ्रू व्हिच टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विद ईच अदर. यस और वो कम्युनिकेशन पर्पसफुल होती है, यानी फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा. अब दो बड़े पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जिन फॉर्मेट्स में डाटा एक्सचेंज किया जाता है. पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर फॉर्मेट आजकल है JSON फॉर्मेट. मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो स्टैंडर्ड था, जो कि अब भी कुछ एप्लीकेशंस या बड़ी बड़ी लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो पुरानी बनी हुई है या वो यूज कर रही हैं, एक है हमारा XML बेस्ड डाटा फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं SOAP बेस्ड API. अगर आपने कभी API का कंपैरिजन नेट से पढ़ने की कोशिश की हो तो आपको ये दो ही मिलती हैं मोस्ट कॉमनली. वैसे दो तीन और होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फेमस है ना वो दो हैं. एक है SOAP बेस्ड APIs. तो SOAP बेस्ड APIs जो हैं वो डाटा एक्सचेंज करती हैं इन द फॉर्मेट ऑफ XML. तो XML का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है. कस्टम टैग्स होते हैं और उन टैग्स में कस्टम एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, और इस तरह हम XML की शेप में डाटा बना के या इस शेप में ढाल के डाटा को सेंड या रिसीव करते हैं. तो अगर ये वे है डाटा एक्सचेंज का बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो दैट इज कॉल्ड एज SOAP बेस्ड APIs. लेकिन आजकल SOAP बेस्ड APIs इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, यूज स्टिल होती हैं कहीं ना कहीं. बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मेट जो डाटा एक्सचेंज का और जो हम भी पढ़ेंगे, दैट इज JSON. और JSON कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को. नॉर्मली आपने एक ऑब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने आपको बार बार ये एग्जांपल दी है पर्सन की. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी दिस, और दैट इज लाइक दिस. मैं बार बार इसकी एग्जांपल देता चला आया हूं. तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का वैलिड ऑब्जेक्ट है. अब JSON ऑब्जेक्ट में और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ ये फर्क होता है कि JSON ऑब्जेक्ट में ये जो कीज होती हैं ये भी स्ट्रिंग होती हैं, और जो वैल्यूज होती हैं वो भी स्ट्रिंग होती हैं. सिर्फ नंबर्स जो हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन कोट्स, बाकी की वैल्यू दोनों स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होती हैं. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है, ये JSON ऑब्जेक्ट बन गया है. यानी अगर मैं कीज जो है वो विदाउट कोट्स लिखूंगा तो वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा, और अगर की और वैल्यू दोनों कोट्स में होंगी तो वो JSON ऑब्जेक्ट होगा. तो JSON stands for JavaScript object notation. So JSON is nothing, is like an object, but the difference is it actually is having both key and value as string. तो ये बेसिकली आपका JSON ऑब्जेक्ट बन जाता है. अगर मैं लेट सपोज इसको यहाँ पे यूं रखूं और यहाँ पे मैं आपको एक टूल है, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, JavaScript to JSON, तो देन यू वुड कम टू नो कि JSON और जावास्क्रिप्ट में ये फर्क है. और ये बेसिकली वन ऑफ द फेमस फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम, आई थिंक आई नीड टू प्लेस कन्वर्टर ओवर हियर. तो अगर मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे इनपुट में मैं JS दूं, तो ये देख लें वो कन्वर्ट JS टू JSON. तो कह रहा है इनपुट ऑब्जेक्ट आप जावास्क्रिप्ट का दें जो मैंने कीज विदाउट कोट्स हैं और वैल्यूज कोट्स में. तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया JSON का ऑब्जेक्ट बना के. तो JSON में उसने वही काम किया कि कीज भी कोट्स में और वैल्यूज भी कोट्स में.
और ऑब्वियसली नंबर्स कोट्स में नहीं होते, क्योंकि अगर नंबर कोट्स में हो जाए तो वो भी स्ट्रिंग्स ही बन जाते हैं। तो बाकी की वैल्यू सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके कोट्स में। तो ये होता है जेसन। तो इस वक्त ये जो आपका डेटा आ रहा है यहाँ पे वेदर का, ये जो आपको पूरे कार्ड में शो हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम गेसिंग कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है, तो इस वक्त जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, और उस कम्युनिकेशन के दौरान जो क्लाइंट और सर्वर डाटा एक्सचेंज करते हैं वो जेसन फॉर्मेट में करते हैं मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर। और अब जो एपीआई जेसन फॉर्मेट को यूज करे एज अ डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, दैट एपीआई इज कॉल्ड एज रेस्टफुल एपीआई। अक्सर आपको ये भी पूछा जाता है जी कि व्हाट इज रेस्ट एपीआईज। तो आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने बोला है कि रेस्ट एपीआईज वर्सेस सोप एपीआईज। ठीक है, ये कहते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस, पता नहीं इस तरह का कोई है प्रोटोकॉल या समथिंग लाइक दैट, ये इसका एब्रिविएशन है। लेकिन आप देख सकते हैं रेस्ट वर्सेस सोप, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस सोप, दैट्स व्हाई वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्ट एपीआई। रेस्ट स्टैंड्स फॉर representational state transfer। तो representational state transfer या रेस्ट एपीआईज वो होती हैं जिन एपीआईज में जेसन फॉर्मेट यूज होता है एज अ डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट। सो दिस इज व्हाट एपीआईज आर ऑल अबाउट। अगर मैं आपको कुछ एपीआईज यहाँ सैंपल के तौर पे बताऊं जो फेक एपीआईज डेवलपमेंट के दौरान इस्तेमाल होती हैं, ये कुछ फेक एपीआईज नहीं भी है, पहले मैं रियल एपीआईज जिक्र करता हूँ। एक एपीआई है restcountries.com के नाम से। अगर आप इस एपीआई को देखेंगे तो ये आपको पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देती है। एंड दिस इज द रेस्टफुल एपीआई एंड यू कैन सी दैट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज वाया रेस्टफुल एपीआई। एंड इफ यू कम बैक हियर और एपीआई के एंड पॉइंट्स देखें, तो अगर आप यहाँ पे ये एंड पॉइंट कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, तो व्हाट यू विल सी इज you will see the data of all the countries in the form of JSON. So if you can look at this, this is the simplest, yet another simplest practical example of how does API actually look like. तो ये आपको फॉर्मेट करके this is what, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर मैं इसको कोलैप्स करूं तो this is an array of all countries. So we are having an array of 250 items. इसका मतलब ये है कि एक array में 250 countries पड़े हुए हैं. Let me expand it back. और हर एक देखें इसके अंदर हर एक कंट्री का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. लेट्स सी इफ आई कोलैप्स दिस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज 31 आइटम्स, यानी ये एक कंट्री है जिसके 31 आइटम्स हैं. अब मैंने आपको जैसे अभी स्टेट की जिक्र करते हुए, मैंने जैसे आपको प्रॉप्स का जिक्र करते हुए समझाया कि हमारे पास जेसन जो है वो नेस्टेड फॉर्मेट में हो सकता है, यानी एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें, यानी एक ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इस मेन अरे के अंदर 250 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. एक ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो उसकी पहली की है नेम, और उस की के अगेंस्ट फिर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लाइक दिस. सो दिस इज बीइंग नेस्टिंग, ये नेस्टिंग हो रही है. फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आए तो की वैल्यू की और फिर आगे एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर आए फिर की और फिर आगे ऑब्जेक्ट है. तो ये काफी 2 या 3 लेवल तक नेस्टिंग हो चुकी है. फिर अगली की को देखें तो इसके आगे एक अरे है, एंड द थिंग एंड द लिस्ट गोज ऑन. तो ये जो पहला कंट्री है दैट इज बेसिकली, इसका नेम मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, नेम में कॉमन नेम ग्रीनलैंड. तो पहला कंट्री जो है वो हमारा ग्रीनलैंड है. अगर आप दूसरा कंट्री देखें तो ये हमारा है सेल्वाडोर के पता नहीं क्या व्हाटसोएवर इस्लामिक, सॉरी नॉट इस्लामिक, रिपब्लिक ऑफ EL सेल्वाडोर, पता नहीं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्ट, सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, सो आप यहाँ देखेंगे कंट्री का कैपिटल भी आपको मिलता है, कंट्री की उर्दू या फारसी या अरेबिक जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो भी नाम मिलता है, इस कंट्री में कितनी जुबानें बोली जाती हैं, कंट्री के कोड्स कितने हैं, कंट्री की करेंसी क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो ये एक एंड पॉइंट है एंड दिस इज रेस्टफुल एपीआई. अगर आप यहाँ पे देखें दोबारा तो आपके पास ये एक और एंड पॉइंट है, इसमें वो कहता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का डाटा ले सकते हैं. ये तो ऑल है ना, पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज हैं. तो ये जो करली ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है इसकी जगह आप पाकिस्तान लिख दें. अब ये एक और एंड पॉइंट है कि justcountries.com/v3.1 वर्जन 3.1/name/Pakistan. तो अब ये अगर ये मेरा एंड पॉइंट वैलिड होगा, यानी मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होगी, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आएगा. यानी अगर इस पूरी अरे को मैं एक्सपेंड करूं तो ओनली वन आइटम, और इस वन आइटम में मेरे पास पाकिस्तान, कॉमन नेम पाकिस्तान है, ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, नेटिव नेम इंग्लिश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कॉमन उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पाकिस्तान, TLD टॉप लेवल डोमेन्स .pk वगैरह 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 वगैरह, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, किस रीजन में है, सब रीजन कौन सा है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं. तो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ
हाउ डज एक्चुअली रेस्टफुल एपीआई लुक्स लाइक। तो बेसिकली जब आप किसी भी एपीआई को डायरेक्ट ब्राउजर में हिट करते हैं ना, तो आपको इस तरह फॉर्मेटेड वे में रिजल्ट नहीं मिलता, पहले जैसे आया था ना बड़ा गिचमिच हुआ, वो उस तरह का मिलता है। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर फॉर्मेट करके रिजल्ट दिखा रहा है। उस एक्सटेंशन का नाम है जेसन फॉर्मेटर, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन मुझे इस तरह नाइस वे में ये रिप्रेजेंट करके दिखा। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट द एपीआईज, ठीक है। सो रेस्टफुल एपीआई, तो हम इसी वजह से, चूंकि हमने जब एपीआईज के साथ काम करना है और एपीआईज ही को कंज्यूम करना है ओवर एंड ओवर अगेन, तो हम अपना डेटा जिसके साथ हम काम करते हैं उसकी शेप भी हम उसी तरह रखते हैं जिस तरह का हमें जेसन ऑब्जेक्ट दिखता है या मिलता है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक डमी एरे बनाता हूँ, और उसके लिए भी मैं यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि मैं फिलहाल डायरेक्ट एपीआईज का बता तो दिया कि मैं क्यों एपीआईज डाटा की शेप उस तरह बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक और एपीआई है, फेक स्टोर एपीआई। डेवलपमेंट के दौरान या टेस्ट के दौरान ये एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये फेक डाटा है या डमी डाटा, और यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे ये डमी 20 प्रोडक्ट्स देता है, 20 कार्ट आइटम्स देता है, 10 यूजर देता है, और लॉगिन टोकन भी हम इससे जनरेट करवा सकते हैं। सो इफ आई हिट दिस एंड पॉइंट स्लैश प्रोडक्ट्स, तो ये उसी तरह मुझे 20 आइटम्स की एक अरे देता है। सो इफ आई कॉपी दिस इंटायर अरे and paste it right in here as our own data, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डाटा किस फॉर्म में है, जेसन फॉर्मेट में। Yes. लेकिन अभी चूंकि हम जेसन में काम नहीं, जेसन में इनफैक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि जेसन में नहीं करना चाहते, हम इसे जावास्क्रिप्ट रखना चाहते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो बैक टू कन्वर्ट जेसन टू जावास्क्रिप्ट कन्वर्टर। सो आप कोडिंग में भी कर सकते हैं, जेसन पार्स, जेसन स्ट्रिंगिफाई के दो फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कोड के जरिए भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी विल डेफिनेटली बी डूइंग लेटर ऑन। हम इसको यहाँ से जेसन को जावा में कन्वर्ट कर या काम करते, क्योंकि आप दोनों को एपीआई का थोड़ा बहुत हाउ नो है, तो आई थिंक इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैब। हम आगे तो कुछ देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली एक टर्मिनेशन ऑफ कंसर्न, आप कभी भी डाटा कंपोनेंट की लॉजिक और कंपोनेंट की प्रेजेंटेशन सारा कुछ एक ही जगह मिक्सअप नहीं करते जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो हम बेसिकली डाटा रखते हैं, जेएसएक्स को सेपरेट फाइल में रखते हैं, और जो हमारे कंपोनेंट की एप्लीकेशन की लॉजिक होती है उसको हम सेपरेट फाइल में रखने की कोशिश करते हैं। तो हम उसी तरह ये काम करना। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, आई एम बैक। सो मैंने सोर्स के फोल्डर में एक डाटा का फोल्डर बना लिया, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली products.js, और मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ आके रख दिए। अब मैं यहाँ से वापस ऊपर जाता हूँ एट द टॉप, और यहाँ से यानी वेरिएबल नेम को छोड़ के ये बाकी सारा डेटा कॉपी करता हूँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डेटा किस फॉर्मेट में हमारा, अरे ऑफ JSON. ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, और ये ऑब्वियसली जेसन, और मैं इस जेसन को यहाँ पेस्ट करता हूँ,
और इस जेसन ने मुझे आउटपुट जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। सो इफ आई सेलेक्ट ऑल, कॉपी टू क्लिपबोर्ड और वापस यहाँ आता हूँ और इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो यू गॉट माय पॉइंट कि जेसन और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है। Yes. अब ये हमारे पास जो डाटा है वो जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि मैंने कहा कि मैं इसको नॉर्मली बाकी चीज़ों को मैं सर थोड़ा जूम कर लें स्क्रीन को। जी 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 सॉरी, दैट्स ओके। अब मैं ये जो प्रोडक्ट्स की फाइल में डाटा है ना, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ ऐप के अंदर। तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट ES6 के फीचर के तहत हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी अरे को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी क्लास को, हम सब चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। तो व्हाट आई गोना डू इज आई वांट टू मेक इट लाइक एक्सपोर्ट। लेकिन अब यहाँ पे आपने याद रखना है रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट में दो तरह का एक्सपोर्ट होता है और दो ही तरह का इंपोर्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ही वो है फैमिली है कि एक चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी को हम दूसरी जगह पे जाके इंपोर्ट करते हैं। तो दो तरह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं जी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर आपने सारे कंपोनेंट्स को देखा हो तो हमने सब कंपोनेंट्स के एंड पे लिखा होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और साथ में नेम ऑफ द कंपोनेंट व्हिच वी वांट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस फाइल। तो जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी कंपोनेंट के साथ या किसी भी अरे के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डिफॉल्ट का कीवर्ड लगा हो तो नॉर्मली उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। फर्क क्या होता है अभी बताता हूँ। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल या फंक्शन या अरे के साथ डिफॉल्ट ना लगा हो, सिर्फ एक्सपोर्ट लगा हो, तो इसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक को हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक को हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। फर्क क्या है? अब जितने भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स है ना, उनको इंपोर्ट करते वक्त मैं सीधा सीधा उनका नाम लिख देता हूँ। यानी जो भी कंपोनेंट का नाम होता है, कंपोनेंट का नाम था हेडर, तो मैंने इंपोर्ट करते वक्त लिखा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब ये हेडर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, अबाउट भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, होम भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था और फुटर भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था। लेकिन ये भी तो मैं इंपोर्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन इसको इंपोर्ट करने का तरीका डिफरेंट है। आई इनक्लोज्ड इट इन द कर्ली ब्रैकेट्स। व्हाट इज द रीजन? The reason being that this use state was named export। क्योंकि use state predefined था तो हमें पहले से पता था, रिएक्ट ने बताया हुआ कि यार use state named export है तो आप इसे कर्ली ब्रैकेट्स में करें। लेकिन अब चूंकि हमारा जो वेरिएबल है जिसका नाम प्रोडक्ट है, इसको भी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है और उसके साथ डिफॉल्ट नहीं लगाया हुआ, तो इसको भी जब इंपोर्ट करेंगे तो इसको हम कहेंगे नेम्ड इंपोर्ट। तो हम इसे इंपोर्ट कहेंगे और इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप नेम्ड इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट करेंगे तो नेम्ड इंपोर्ट को आप कर्ली ब्रैकेट्स में रैप करके इंपोर्ट करेंगे और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट मी गेट बैक टू दिस डेटा एंड देन प्रोडक्ट्स। तो अब आपके पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आपको यहाँ मिल रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल हो गए हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ठीक। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि आप चाहे इसको यहाँ लोकल स्टेट में पहले सेट करें और फिर इसे एज अ प्रॉप पास करें, चाहे आप ये ना करें। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल प्रेफरेबली डूइंग इज, ये तरीका प्रेफर्ड है कि आप इसे लोकल स्टेट में डाल लें। सो मैं लोकल स्टेट में कहता हूँ जी कि PRODS प्रोड्स, क्योंकि मैं प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, उस वो ऑलरेडी एक डिक्लेयर्ड है वेरिएबल का नाम, तो ये माइट गिव मी एन एरर। सो या इसको कह लें आप, नाम हमेशा मीनिंगफुल रखा करें ताकि स्टोर प्रोडक्ट्स DUCTS, और इसको आप कह दें जी सेट स्टोर प्रोडक्ट्स और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसको इनिशियली आप ये अरे दे दें। आपको मैंने पहले बताया था कि यूज स्टेट में आप एक नंबर भी दे सकते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आप एक अरे भी दे सकते हैं और आप कुछ भी दे सकते हैं। सो इसको मैं कह देता हूँ जी सेट स्टोर प्रोडक्ट्स। एनीवेज, सो नाउ What I want to do is मैं इन तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को होम के कंपोनेंट पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। So what I'll do is मैं सिंपली यहाँ पे क्या कहूँगा, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, जैसे मैंने कल का टॉपिक आपको पढ़ाया था कि आप इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये प्लूरल है तो आप नाम कोशिश करें हर एक का प्लूरल रखा, सिंगुलर होता एक प्रोडक्ट होता तो मैं प्रोडक्ट रखता। एनीवेज, सो मैंने एक एक्सटर्नल फाइल से डाटा लोड किया
उस डाटा को मैंने लोकल स्टेट में सेट किया और उस लोकल स्टेट को मैंने एज अ प्रॉप पास कर दिया एक दूसरे कंपोनेंट में विच इज होम. Now if I come back to the home components, so I would be able to get. अब आपको पता है कि यहाँ मैं डी स्ट्रक्चर किस चीज को करूंगा? एनी हिंट? यहाँ क्या लिखूं? वेरिएबल का नाम या कोई भी लिख दें सर, वेरिएबल का नाम. अच्छा ठीक, इससे अच्छी अप्रोच क्या है? यहाँ डी स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ मैं. जुबैर आपने ठीक बोला कि वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जनरली प्रॉप्स लिखते हैं, दिस इज राइट. लेकिन मैं यहाँ डी स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ ताकि मुझे अगली लाइन में जाके 2 स्टेप्स ना करने पड़े, एक स्टेप में 2 काम हो जाए. तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ से देख लें एक दफा. प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू स्टोर प्रोडक्ट्स. तो इस प्रोडक्ट को मुझे डी स्ट्रक्चर करना है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? सर बिलाल वो है डॉट 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 प्रोडक्ट्स. सर डी स्ट्रक्चर तो पहले हम वहाँ पे उसमें हम इसे पास करेंगे देन फिर करेंगे ना. यहाँ पे पास तो हुआ प्रोडक्ट्स है यहाँ कर देंगे. ना, ना ये पास तो हो रहा है ना, हमने एज अ प्रॉप पास किया है, तो ये वहाँ पे यहाँ पे गेट रिसीव हो करेंगे जाएगा. सर इंडेक्स में. नहीं यहाँ क्या करूँ मैं? मुझे मतलब डिक्टेट करना, लिखवाएं मुझे प्रोडक्ट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स. ऑब्जेक्ट में करली ब्रैकेट में सर जी प्रोडक्ट डालेंगे. कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा? प्रोडक्ट्स. एग्जैक्टली. ये क्यों आएगा प्रोडक्ट? कि आपको पता है कि यहाँ जो भी चीज आएगी वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगी और ये जो प्रोडक्ट्स है ये उस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी. तो मुझे अगर यहाँ पे प्रॉप्स लिखता तो मुझे नीचे जाके करना पड़ता प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट समथिंग. तो उससे बचने के लिए, एक स्टेप शॉर्ट करने के लिए मैंने यहीं पे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रक्चर कर लिया, यानी उस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, यस. ओके. सो नाउ इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट मेरे पास पूरी की पूरी एक अरे बनी हुई है. तो मुझे क्या करना है? मुझे होम के कंपोनेंट में इसे लोड करना है. तो यहाँ मैं मैप भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे पहले, उससे भी पहले एक काम करता हूँ, और वो ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेता हूँ और उस डिज़ाइन पे मैं उसको फिट करूँगा. सो लेट मी डू दैट. कार्ड टाइटल, और वो आपको HTML थोड़ी बहुत आती होगी, तो मैं जल्दी से इसको कर रहा हूँ. इसको कह रहा हूँ जी मैं कार्ड इमेज, क्योंकि देखिए मेरे पास डाटा में क्या क्या आ रहा है, आप ये डाटा की शेप के मुताबिक अपना डिज़ाइन बना लें. मेरे पास एक आ रहा है जी टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और इमेज और रेटिंग. ठीक है, तो मैं इसके मुताबिक डिज़ाइन बना रहा हूँ. तो मैंने इमेज निकाला. इमेज के बाद मैं इसे कहूँगा जी CRD टाइटल. टाइटल के बाद मैं इसे कह देता हूँ जी, या इसको कहते हैं जी ये कार्ड टाइटल था और ये इमेज था, इसको आप बॉडी कह दें, BODY. और बॉडी के अंदर आप इसको भी बल्कि सिंपल कार्ड कह लें. मेन कार्ड, कार्ड के अंदर कार्ड इमेज और कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर फिर क्या आता है यहाँ पे कार्ड टाइटल, और कार्ड टाइटल के साथ ही या कार्ड टाइटल को अलग से ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली कह दें H2. यहाँ पे कार्ड टाइटल हम डाल देंगे, लेट्स लाइक दिस. और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा B फॉर द डिस्क्रिप्शन. सो लॉरम इप्सम 12 कर देंगे इसको. और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जी प्राइस, और इस प्राइस को हम डाल देंगे स्पैन में, या इसको भी आप B में ही रख लें, स्टाइलिंग बाद में हम कर लेंगे. लेट्स सी लाइक दिस. सो हम अब इन 3 चीज़ों को देखते हैं. और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, IMG इमेज करेंगे. सो इफ आई नाउ कम बैक हियर, और किधर गया हमारा ये, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आवर कार्ड विल लुक लाइक. तो हम इस पे अब डायनामिकली डाटा रेंडर करवाएंगे. और अब आपको पता है कि हम ये जो हमारे पास यहाँ डाटा आ रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ अरे आ रहा है. ठीक है, अगर आपको डाउट है तो हम इसको ज़रा कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं. इट्स ऑलवेज गुड कि पहले आप चेक कर लें कि आपके पास रिक्वायर्ड डाटा फॉर्मेट क्या आ रहा है और उसके मुताबिक आप अपनी बाकी लॉजिक लिखें. सो लेट मी कम बैक टू द कंसोल. तो आप ये देख लें आपके पास 20 ऑब्जेक्ट्स की एक अरे आ रही है. सो यू आर सेफ टू प्ले विद
मैप। सो मैंने ये लिखा जी प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और ये हर दफ़ा एक प्रोडक्ट निकालेगा उसमें से। मैप का फंक्शन आई होप सबको पता है, और इसको हम कर देंगे व्हाट दिस, यानी मैंने क्या रिटर्न कर दिया, एक पूरा का पूरा जो कार्ड का डिजाइन मैंने बनाया था मैंने वो यहाँ से रिटर्न कर दिया लाइक दिस। यहाँ तक बात क्लियर है जी सबको? यस सर। अब ये सारे के जितने उस अरे में जितनी अरे की लेंथ है उतनी दफा मेरे पास ये एक ही चीज रेप्लिकेट हो जाएगी, ये रिपीट हो जाएगी। सो लेट मी रिमूव दिस कंसोल एंड लेट मी कम बैक हियर, और आप ये देख सकते हैं कि ये 20 टाइम्स एक ही डेटा रिपीट हुआ है, ठीक है। सो मैं इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस कार्ड पे जाके व्हाट आई कैन डू फॉर द टाइम बीइंग, स्टाइल इज इक्वल्स टू width, that is going to be like, अच्छा आपको इनलाइन स्टाइलिंग का पता है, अगर तो ठीक नहीं पता तो यहाँ देख लें, हम यहाँ स्टाइल्स भी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स देते हैं अगर हम इनलाइन देंगे तो, ठीक है। तो हम इनलाइन देने के बजाय हम इसको मूव करते हैं अपनी ग्लोबल स्टाइलिंग में, विच इज लाइक index.css, और इसके अंदर आगे हम कार्ड देते हैं। कार्ड को विड्थ दे दें हम, लेट सपोज एक रो में हम लेट सपोज 4 या 5 कार्ड देते हैं, तो 100 को 5 पे डिवाइड करें, 20 आता है, तो 20% एक की विड्थ दे दें, और लाइक इनको बैकग्राउंड कलर दे दें फॉर द टाइम बीइंग कुछ भी। मैं इसको देता हूँ जी ग्रे। सो इफ आई कम बैक तो ये मेरे सारे कार्ड्स बन गए। अच्छा ये कम हो गई तो आप यूं कर लें कि एक को दे दें 25%। अच्छा अब ये हमारे पास कार्ड है, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आई नीड दीज कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यहाँ आमने सामने, तो इनका जो पेरेंट है कार्ड्स का, इन सारे कार्ड्स का पेरेंट ये है, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक, इसको भी आप क्लास नेम दे दें और इसको दे दें कार्ड पेरेंट। रैपर या कार्ड रैप, एग्जैक्टली कार्ड पेरेंट कह लें या कार्ड रैपर कह लें, और इस कार्ड रैपर को आप गेट करके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। सो लाइक दिस 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 एंड दिस डिस्प्ले, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक फ्लेक्स। तो अब आप ये देखें सारे के सारे फ्लेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सो हम इसे क्या कहते हैं जी, फ्लेक्स रैप कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास ये 1 2 3 4 यानी 25%, 25%, 25% और 25%, 100%, ये एक दूसरे से वक्रे हो तब होंगे जब हम इन्हें थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। मार्जिन इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सेल्स, सो दैट्स exactly what we are looking for. So anyways, अब design is not so special, we are not actually concerned with the design for now, but हमें जो चीज़ चाहिए थी कि हमें डेटा कार्ड्स में रेंडर करना था। अब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो हैं, डेटा भी है, लेकिन हमारा अभी एक ही स्टैटिक डाटा आ रहा है। तो अब हम वी आर सेफ टू, आई मीन लेट मी क्लोज दिस और लेट मी कम बैक हियर, और हमारे पास यहाँ पे जब अरे से डाटा रीड होके आएगा तो एक टाइम में इस प्रोडक्ट के अरे में से एक प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हमने यहाँ पे चीज़ प्रिंट करानी है वो टाइटल। तो अब हम यहाँ आके देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स का टाइटल अलग अलग आ गया अपना। फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्क्रिप्शन। हर एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी अपनी अपनी आ गई। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम कहेंगे जी प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो हर प्रोडक्ट की प्राइस भी अपनी अपनी आ गई। इसके शुरू में PKR या डॉलर जो भी है, जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो लिख दें। तो हर एक प्रोडक्ट की प्राइस भी अपनी अपनी आ गई। अच्छा मैं कार्ड को ना थोड़ा सा थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ज़रा एजेस से थोड़ा सा हट के आए। सो लेट मी लाइक पैडिंग इज गोइंग टू बी 12 पिक्सेल्स एंड दैट इज इट, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया क्लियर जी। अब हमें इमेज देना है, हर एक कार्ड का अपना अपना इमेज, और आप देखें तो डाटा में मेरे पास इमेज का URL भी आ रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे जाके, किधर गया कार्ड, इस कार्ड में आके यहाँ पे इसके बजाय
मैं यहाँ पे ये दूंगा और इसको कहूँगा जी प्रोडक्ट dot image image if I'm correct, if the name of the key is image, yes it is. So let's refresh it और ये देख लें जी। अब चूंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो उसने मतलब सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। आप यहाँ पे कार्ड इमेज की इट शुड बी कार्ड नॉट कार, तो मैं इस कार्ड और कार इमेज को विड्थ दे देता हूँ जी, दैट इज गोइंग टू बी 100%, ताकि ये अपने पेरेंट की विड्थ को ग्रैब कर ले। तो पेरेंट की विड्थ 25% है, तो दिस 100% वुड बी 25% ऑफ इट्स ऑन पेरेंट। ठीक, ये इट इज नॉट वर्किंग भाई। लेट्स सी, हम कोई हार्ड कोड करके देख लेते हैं। लेट्स सी 200 पिक्सेल्स। ओके सॉरी, ये बेसिकली कार्ड इमेज के अंदर इमेज का टैग है, उसको हमने देना है। सो लेट्स सी नाउ इट लुक्स गुड। हम इसको मजीद छोटा कर लेते हैं। नॉट लुक्स गुड बट इन फैक्ट हमारा पर्पस सर्व कर रहा है, बिकॉज हमें डेटा रेंडरिंग सीखनी है, ना कि इमेज की फॉर्मेटिंग सीखनी है। सो अब हर प्रोडक्ट का इमेज भी डिफरेंट, हर प्रोडक्ट का टाइटल भी डिफरेंट, हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट, और दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। हम बाकी लॉजिक्स डिजाइन में लगा सकते हैं कि सारों की इमेजेस की हाइट सेम हो या इमेजेस ही सेम हाइट विड्थ के लेके आए या जो भी हो, लेकिन दिस इज एक्चुअली हाउ वी कंज्यूम द डेटा इन द रिएक्ट ऐप। तो हमने अभी डायरेक्ट एपीआई को हिट नहीं किया, बिकॉज एपीआई को हिट करने के हमें फंक्शंस पढ़ने होंगे, या तो ब्राउजर का नेटिव फंक्शन फेच पढ़ना होगा, या फिर हमें एक्सियोस एपीआई पढ़नी होगी। लेकिन उससे पहले पढ़ाऊंगा मैं, तो तब आप उस पोजीशन में होंगे कि एपीआई को समझ सकें। मोस्ट प्रोबब्ली कल की क्लास में हम एपीआईज के प्रोमिसेस और कॉल बैक फंक्शंस पे गौर करेंगे। लेकिन फॉर नाउ दिस इज ऑल द फ्लो ऑफ अ टिपिकल एप्लीकेशन लुक्स लाइक। अब अच्छा इसकी सर, भी एक एक और, क्वेश्चन। एक मिनट मुझे अगर कंप्लीट करने दें। इसकी भी एक और अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे भी रश ना डालें, बल्कि आप यहाँ पे एक कार्ड का कंपोनेंट रेंडर कर लें, और इस कार्ड को आप, ये जो प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हैं, ये एज इट इज इसको आगे एज अ प्रॉप पास कर दें प्रोडक्ट, और फिर ये कार्ड का कंपोनेंट आप बना लें। यहाँ हमने ये रीयूजेबल कंपोनेंट होगा, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं लाइक कार्ड, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ जी index.jsx, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ जी RAFCE, और इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ जी कार्ड, और इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ जी दिस, और इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ जी फॉर्मेट कर लेता हूँ। दैट्स इट। और अब वहाँ से हम प्रोडक्ट एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं। ये देखें कार्ड के अंदर, अच्छा इस कार्ड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि इस कार्ड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी इंपोर्ट कार्ड। अब ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है, ठीक है। सो उसने खुद ही पिक कर लिया पाथ, तो ये यहाँ अवेलेबल है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट डॉट इमेज, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। सो इट वुड स्टिल वर्क लाइक सेम, लेकिन यहाँ से हमारा रश खत्म हो गया। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई चीज़ें। जी अब सवाल पूछें जरा बिलाल। जी सर, वो जो हम एरे एक गेट कर रहे थे एपीआई वाला, तो वो तो सर एरे था ना, लेकिन हमने उसे मतलब ऑब्जेक्ट में गेट किया। ऑब्जेक्ट के लिए हम कैली ब्रेसेस यूज करते हैं ना, मतलब ये वाली ठीक, ब्रैकेट्स। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक। एरे वाली ब्रैकेट्स तो दूसरी होती है ना, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट इसमें, बिल्कुल। यस सर स्क्वायर, हमने इसमें क्यों यूज किया इसे? इसमें भी तो हम अरे ही ले रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही। ये देखें ना, ये देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग में यस स्क्वायर सर, यहाँ ब्रैकेट है पे। हम्म। और एंडिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो बेसिकली ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अब आपका सवाल क्या है? सर मेरा ये है कि एरे को हम के ऑब्जेक्ट्स की ब्रैकेट्स के अंदर गेट कर रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट्स को अरेज के अंदर रख रहे हैं, उल्टा बोल रहे ऑब्जेक्ट्स हो आप। को नहीं सर, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर रख दिया, ये एक एरे बन गया। लेकिन फिर बिल्कुल ठीक। एरे को हम ऑब्जेक्ट्स की जो हैं ब्रैकेट्स उसके अंदर क्यों गेट कर रहे हैं, हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्यों नहीं कर अच्छा, रहे हैं? मतलब ये पहली बात मुझे देखें, क्लियर नहीं हो रहा। फ्लो फ्लो समझे। यहाँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये क्लियर है। यस सर। इसको मैंने कर दिया बंद।
यहाँ आ ठीक है। जाए, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गेट अरे कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, अरे पड़ा होगा, यस यही अरे इधर जाएगा, तो इस स्टोर प्रोडक्ट्स के अंदर भी अरे ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो हम अरे पास कर रहे हैं, तो आपका कंफ्यूजन ये है कि यहाँ हम ऑब्जेक्ट वाली नोटेशन क्यों यूज कर रहे हैं, इज इट, यही क्वेश्चन है। सर मैं वो दूसरा इंडेक्स में हम ऊपर कर रहे थे वो मैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ये हम अरे पास यस कर सर। रहे हैं, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर। तो इसका मतलब है यहाँ भी अरे ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब ठीक। अरे जा रही है तो ये एज अ प्रॉप जा रही है, यानी उस अरे की ये की है और उस की वैल्यू में पूरी अरे पड़ी हुई है, तो हम इस ये जो है ये आगे चल के एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आगे ऐसे जाएगा, लेट मी सी, आगे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट में जो की बनेगी वो प्रोडक्ट्स बनेगी और जो वैल्यू होगी वो पूरी अरे बनेगी, इस तरह से बनेगा। राइट सर। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि प्रॉप्स में आप जो कुछ भी भेजें वो आपको खुद ब खुद ऑब्जेक्ट बना के कन्वर्ट करके देगा। अब जब उसने ये ऑब्जेक्ट बना के दिया तो हम इधर आके होम में इसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। डीस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉप में जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट बन के आती है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो की है वो निकाल के हमें दे दो, उस की के अगेंस्ट है फिर भी अरे ही। यस यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस सर क्लियर है। ठीक। अब कल का एजेंडा ये सबसे ज्यादा फोकस इस पे था कल, बाय द वे। एनीवेज, यस तो अब सर। जब ये डीस्ट्रक्चर हुई तो डीस्ट्रक्चर भी होके हमें मिली अरे ही, यानी इस प्रोडक्ट में भी पड़ी भी अरे ही है। राइट सर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। अब जब ओके इसमें सर। अरे ही है तो यहाँ मैप किस पे लग रहा है, अरे पे लग रहा है। जब मैप अरे पे लग रहा है तो हर दफा मैप का फंक्शन इस अरे के अंदर जाएगा, एक प्रोडक्ट उठा के लाएगा, तो एक प्रोडक्ट किस फॉर्म में आएगा, अरे की एंट्रीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पड़ी हुई है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हम एज इट इज फिर अगले कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। रिमेंबर दैट डायग्राम। राइट सर। सिस्टम ऑन करके बैठ। अब उस डायग्राम का मतलब ये था कि हम पेरेंट से डाटा पास करते हैं कंपोनेंट में, फिर कंपोनेंट से अगले कंपोनेंट में पास कर सकते हैं, उससे अगले में पास कर सकते हैं, जिधर मर्जी लेके जाए, हमारी मर्जी। तो अब ये राइट सर। देखेंगे पीछे से डाटा आ रहा है और मैं इसको मजीद आगे भेज रहा हूँ कार्ड के कंपोनेंट में। अब अगले कार्ड के कंपोनेंट में ये डाटा आ जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने चूंकि कहा कि प्रॉप में जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आती है, तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक तो ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो प्रॉप्स खुद बना देता है। तो अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, अंदर वाले ऑब्जेक्ट की को डीस्ट्रक्चर कर लिया, यानी उसको बाहर निकाल लिया। राइट सर। और इसको मैंने निकाल लिया तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया नॉर्मल वे में, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, प्रोडक्ट डॉट इमेज, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट। तो आज की सारी जो डिस्क्रिप्शन या जो बेस है वो कल के लेक्चर पे है, नथिंग स्पेशल इन दैट, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। सॉरी मैंने आपको 20 मिनट ऊपर ले लिए, वो जो 20 मिनट में मिस किए थे पहले, बहरहाल इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। चले, कोई मसला मसाइल कंफ्यूजन तो बता दें, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ओके सर। ठीक है सर, बस प्लीज वो अपलोड करना आज वीडियोस, ठीक, कल ठीक आज। ओके, अल्लाह हाफिज़।